Hello and welcome guys, and yes, before you watch this video I have a small message for all my students from down south. I know guys, you face problem in watching some of my videos which are not made in English, they are made in Hindi, but guys, the courses which I have launched only in Hindi for the benefit of the country as a whole, those courses are not available in English. I know you face difficulty in watching certain videos which are made in Hindi, but it's a promise, it's a commitment to all of you. I will soon come up with marathons of my respective subjects which will be entirely in English. And yes, just like I've recorded cost audit and BVM SPM in English, I commit to you that I have this plan in mind that I'll be coming up with English videos for other subjects as well. Till that time, I will be putting up marathons, I'll be putting up some short videos on the subjects. Enjoy those videos. And yes, now enjoy this particular video. All the very best and happy studying. Hello and welcome guys, and welcome to this session of the international transactions. भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल टैक्सेशन का बेसिक्स हमने पढ़ा अपने लास्ट लेक्चर्स में, और उस बेसिक्स में हम लोगों ने ये देखा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को या इंटरनेशनल टैक्सेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे डबल टैक्सेशन का होता है बहुत ज़्यादा डर। फिर डबल टैक्सेशन के अलावा टैक्स अवॉइडेंस का भी डर है। बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट लोग टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जहां पर भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात आती है या इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात आती है। तो दोनों चीजों को हमें रोकना है। नंबर वन, इंटरनेशनल टैक्सेशन के दौरान इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हुए डबल टैक्सेशन को भी रोकना है। किसी एक असेसी के हाथ में दो बार सेम इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन पे। यह है ऑब्जेक्टिव नंबर वन। ऑब्जेक्टिव नंबर टू, दो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में टैक्स रेट के डिफरेंट होने की वजह से असेसी को कोई नाजायज बेनिफिट नहीं उठाने देना है हमको। दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई टॉपिक का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92। ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92। तो इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, हाँ, इससे पहले कि हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, आओ जरा पहले यह समझते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग की जरूरत कहां से अराइज हुई, ट्रांसफर प्राइसिंग का बेसिकली नीड कहां से एमिनेट हुआ। तो भाई एक वर्ड है, वर्ड देखना क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, या फिर एक और वर्ड है, मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, इनकम इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग या इनकम इरोजन। सर इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब? प्रॉफिट शिफ्टिंग, अरे भाई मैं एक बहुत बड़े बहुत अच्छे एक व्यापारी को जानता हूं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे वो लोग, बहुत मोटा उनका बिजनेस था, उनके दिल्ली की पॉश कॉलोनी में उनका बंगलो था, उनकी बहुत अच्छी अच्छी जगह रहने की जगहें थी, लेकिन इवेंचुअली उनके बिजनेस में हुआ बहुत जबरदस्त लॉस, जिसकी वजह से उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी बिक गई। अब जब एक लास्ट प्रॉपर्टी जिसमें वो रहते थे, जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी थी दिल्ली के पॉश एरिया में, वहां पर खर्चे ऑब्वियसली, अगर आप पॉश एरिया में रहते हो तो खर्चे भी आपके अकॉर्डिंगली होंगे, खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा होंगे। तो उन लोगों के थे बहुत ज्यादा खर्चे उस वाले घर को मेंटेन करने के। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा चलो खर्चों को थोड़ा कम करते हैं और हम लोग अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं ऐसी जगह जहां खर्चा कम हो। दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग। तो आप अपना घर किसी ऐसी जगह शिफ्ट करते हो जहां पर कि खर्चे कम हो, ताकि अगर आपके बिजनेस में लॉस हुए हैं तो आप उन लॉसेस को रिक्यूपरेट कर पाओ, ज्यादा खर्चा ना करो, इनकम को थोड़ा सा सेव कर पाओ। दिस इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ योर हाउस। क्या मतलब है प्रॉफिट शिफ्टिंग का? सर प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब मुझे अपने प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने हैं ऐसी जगह जहां पर टैक्स लगे कम। जैसे मैं घर ट्रांसफर करता हूं एक जगह से दूसरी जगह ताकि एक्सपेंसेस हो जाएं कम, वैसे ही मैं अपना प्रॉफिट शिफ्ट करना चाहता हूं ऐसी जगह जहां टैक्स लगे कम। सर कुछ समझ नहीं आया, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? आओ समझते हैं कि एग्जांपल से व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग या इनकम इरोजन, जिसकी वजह से ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस ने जन्म लिया।
तो एक कंपनी है भाई, बहुत बड़ी कंपनी, यूएस की कंपनी है, और कंपनी को मैं नाम भी दे रहा हूं। इस कंपनी का नाम है ओरेकल सिस्टम्स इंक। इट इज अ यूनाइटेड स्टेट जनरेटेड कंपनी। इट्स एमिनेटेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके हेडक्वार्टर्स भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, और ये आप सबको पता है क्या बिजनेस करते हैं। ओरेकल का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और हाईली एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है। पूरे वर्ल्ड में ओरेकल को वाइडली यूज करा जाता है। करोड़ों रुपए का प्रॉफिट, बहुत जबरदस्त कैश रिच कंपनी है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट्स हैं। और यूएस में ये कंपनी अपना टैक्स देती है और यूएस में आराम से अपना बिजनेस करती है। अब यूएस कंपनी इंडिया की तरफ देख रही है, और इंडिया की तरफ देख के कहती है, अरे भाई इंडिया में तो जबरदस्त मार्केट है मेरे सॉफ्टवेयर के लिए, इंडिया में तो जबरदस्त क्लाइंट बेस है मेरे सॉफ्टवेयर के लिए, मैं बिजनेस इंडिया में जाके करना चाहती हूं। कंपनी को पता लगा इंडिया में टैक्स रेट है 30%, यूएस में टैक्स रेट है 15%। कंपनी कहती है, अरे बाप रे, डबल टैक्स रेट है इंडिया में, 30% का टैक्स रेट है इंडिया में। अब जैसे ही वो एक्साइटेड थी कंपनी, यूएस वाली कंपनी इंडिया में आने के लिए, उसने अपने पैर लिए थाम, थोड़ी सी थम गई। उसने कहा, रुको रुको रुको, इंडिया में टैक्स रेट है 30%, बहुत ज्यादा टैक्स रेट है भाई, बहुत एनॉर्मस टैक्स रेट है। क्या समझदारी होगी इस टैक्स रेट पे इंडिया में काम करने के लिए? तो देखो, समझदारी तो होगी, क्योंकि अल्टीमेटली 70% तो हमारी जेब में जाएगा ही जाएगा। लेकिन एज अ प्रूडेंट बिजनेसमैन, एज अ समझदार बिजनेसमैन, मैं कुछ ऐसे तरीके ढूंढूंगा जिन तरीकों के चलते मुझे इस 30% में से कुछ रिलीफ मिल जाए, मुझे इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। मैं कुछ ऐसे तरीके ढूंढूंगा। ठीक है भाई। तो भाई यूएस कंपनी ने अपने टैक्स कंसल्टेंट्स को हायर किया। टैक्स कंसल्टेंट कौन थे यूएस कंपनी ओरेकल के? टैक्स कंसल्टेंट थे वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट इनकम टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ऑफ द वर्ल्ड, अर्न्स्ट एंड यंग। उसका नाम है ईवाई। तो ओरेकल इंक ने ईवाई से पूछा, सुनो ईवाई, मैं इंडिया में अपनी सब्सिडरी खोलना चाहता हूं। उस सब्सिडरी का पता है क्या नाम होगा? उस सब्सिडरी का नाम होगा OIPL, ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस सब्सिडरी के थ्रू मैं इंडिया के कस्टमर्स को टैप करूंगा, इंडिया के कस्टमर को अपने सॉफ्टवेयर बेचूंगा, और वो सॉफ्टवेयर इंडिया के कस्टमर यूज करेंगे, प्रॉफिट सारा मैं रख लूंगा अपने पास। ईवाई ने कहा, जो भी बिजनेस ओरेकल इंडिया के थ्रू होगा फुल्ली टैक्सेबल होगा ओरेकल इंडिया के हाथ में, एट द रेट ऑफ 30% के रेट में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा प्रॉफिट इंडिया के हाथ में। तो हां, आपका जो ऑब्जेक्टिव टैक्स सेव करना का था, आपका जो ऑब्जेक्टिव टैक्स को थोड़ा कंट्रोल करने का था, वो फुलफिल नहीं होगा अगर आपने सब्सिडरी एस्टैब्लिश करी इंडियन लॉज के अंडर, कंपनीज एक्ट के अंडर। वो इनकम टैक्स में भी भाई इक्वली रेलिवेंट होगी, और उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 100%। 100% इनकम पे 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यूएस कंपनी ने थोड़ा सोचा, अरे भाई 30% तो बहुत ज्यादा टैक्स रेट है। तो यूएस कंपनी में भी टैक्स जानने वाले जानकार लोग थे। उन्होंने उन जानकार लोगों से, दूसरे अपने कंसल्टेंट से बोला, अच्छा सुनो, सब्सिडरी का आइडिया कैंसिल, सब्सिडरी नहीं एस्टैब्लिश करेंगे, छोड़ दो सब्सिडरी का आइडिया। लेकिन सुनो, क्या अगर मैं अपनी छाया, अपनी शैडो इंडिया में भेजूं, कोई रियल पर्सन ना भेजूं, कोई एंटिटी एस्टैब्लिश ना करूं, लेकिन मैं अपना प्रतिरूप इंडिया में भेजूं। मतलब एक कोई बंदा इंडिया में होटल से काम करेगा, तो ये है भाई होटल ताज होटल। ताज होटल में हमारा एक बंदा इंडिया में रहेगा, कोई लीगल एंटिटी नहीं होगी उसकी, कोई उसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं होगी, कोई कंपनी नहीं होगा, कोई एओपी बीओआई एचएफ नहीं होगा, किसी भी तरह का पर्सन नहीं होगा, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल होगा जो कोई परमानेंट लोकेशन भी उसने नहीं ली हुई इंडिया में जाके। उसने तो ताज होटल में एक रूम बुक कराया हुआ है। उस रूम से उसका क्या काम होगा? उस रूम से उसका काम यह होगा कि वो डिफरेंट लोगों को कॉन्टैक्ट करेगा जो क्लाइंट होंगे, और उन क्लाइंट को बोलेगा डायरेक्ट पेमेंट कर दो ओरेकल यूएस को, और अपना सॉफ्टवेयर चलवा लो, और सॉफ्टवेयर के ये फीचर्स हैं, मैं तुम्हारी पूरी मदद कर दूंगा यूएस के लोगों से कोऑर्डिनेट कराने में। तो ये जो बंदा इंडिया में बैठा हुआ है, जो किसका एम्प्लॉय है? ओरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय है। क्या ये बंदा अगर इंडिया में आ जाए और हम कोई एंटिटी ना दिखाएं इंडिया में, तो क्या टैक्स बच सकता है? क्या बोला होगा टैक्स कंसल्टेंट्स ने? नहीं भाई नहीं, टैक्स नहीं बचेगा। क्यों? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, any permanent establishment of a foreign company in India is liable to tax. मेरी छाया है जो आपके घर चली,
जी हां, ये छाया है, मेरा ही प्रतिरूप है, मैं इसको टैक्स इवेड करने की या टैक्स से छूट देने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये हो जाएगा टैक्सेबल। अच्छा भाई, तीसरा आइडिया अपनाया ऑरेकल इंक ने। तीसरा आइडिया क्या अपनाया भाई? तीसरा आइडिया हम लोग ये अपनाते हैं, ठीक है भाई, हम अपना एम्प्लॉय नहीं भेजेंगे, हम इंडिया का ही एक रेजिडेंट, इंडिया का ही एक पर्सन, इंडिया में रहने वाला एक आदमी जो पहले से इंडिया में ही काम करता था, उस एजेंट को हायर करेंगे। वो एजेंट डिफरेंट लोगों को कॉन्टैक्ट करेगा और वो उन डिफरेंट लोगों से कहेगा पैसे डायरेक्टली यूएस में भेजो, और यूएस वाले उस एजेंट को अपना कुछ छोटा मोटा कमीशन दे देंगे। इस सिचुएशन में बताओ, जो पैसा कस्टमर से यूएस को आया, क्या वो टैक्सेबल होगा यूएस कंपनी ऑरेकल सिस्टम्स इंक के हाथों में या नहीं होगा? अगेन टैक्सेबल होगा। बस ये जो एजेंट है ये डिपेंडेंट एजेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट एजेंट मींस इसका 100% काम ऑरेकल का ही बिजनेस करने का होना चाहिए। अगर ये बहुत सारी कंपनीज का एजेंट है, अगर ये बहुत सारी कंपनीज का काम कर रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट एजेंट है, तो फिर भाई ये एजेंट पी नहीं बनेगा यूएस कंपनी का। तो अगेन यहां पर भी ऑरेकल इंक ने कहा नहीं भाई नहीं, हम तो डिपेंडेंट एजेंट ही इंडिया में लाना चाह रहे थे जो सिर्फ हमारा काम करे और किसी का काम ना करे। तो अगर तुम डिपेंडेंट एजेंट इंडिया में लाओगे, इंडिया का ही वो रेजिडेंट होगा, इंडिया का ही वो रहने वाला होगा, तो अगेन वो पी बन जाएगा, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन जाएगा यूएस कंपनी की, और जितना भी इनकम इंडिया के कस्टमर से यूएस कंपनी कमा रही है पूरा का पूरा हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। फिर ऑरेकल इंक ने और भी बहुत सारे आइडिया दिए भाई। और भी बहुत सारे आइडिया का क्या मतलब? अरे भाई शोरूम खोल लेते हैं, अरे भाई वेयर हाउस खोल लेते हैं, अरे भाई सिर्फ स्टोरेज कर लेते हैं, अरे भाई और 10-10 तरह के आइडियाज दिए। सारे के सारे आइडियाज नाकामयाब हो गए, क्योंकि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स इन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट एंड द ट्रीटी। देयरफॉर देयर इज नो वे दैट इफ यू डू बिजनेस इन इंडिया देन यू कैन इवेड टैक्स। अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हो तो आप टैक्स इवेड कर दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्सेप्ट के चलते। अब देखना, आज मैं आपको 2 नए वर्ड्स सिखाने जा रहा हूं। अगेन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था उसी के कंटेक्स्ट में वर्ड देखना, 2, बिजनेस विद इंडिया या बिजनेस इन इंडिया। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस विद इंडिया या बिजनेस इन इंडिया। अगर आप करते हो बिजनेस इन इंडिया तो फिर आप हो जाओगे टैक्सेबल परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के रूप में। अगर आप करते हो बिजनेस विद इंडिया, आप इंडिया के साथ बिजनेस करते हो, इंडिया विद इंडिया बिजनेस करते हो, तो वो बिजनेस हो जाएगा टैक्सेबल। वो बिजनेस नहीं होगा टैक्सेबल क्योंकि आपने किया बिजनेस विद इंडिया। तो डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, बहुत गहरा डिफरेंस। बिजनेस इन इंडिया या बिजनेस विद इंडिया। बिजनेस इन इंडिया अगर आपने किया, इंडिया में आके अपना बिजनेस किया, तो फिर भाई इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर बिजनेस विद इंडिया किया तो कोई टैक्सेबिलिटी की इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात, अगर तुम बाहर बैठे बैठे इंडिया में बगैर आए, इंडिया में बगैर अपना पीई, अपनी छाया भी भेजे, देखो अगर परमानेंट कुछ भेज दोगे तो इंडिया में टैक्स लगेगा ही लगेगा, अगर छाया भी भेजोगे तो भी इंडिया में टैक्स लगेगा। अगर बिना छाया भेजे, बिना कुछ परमानेंट इंडिया में अपना स्ट्रक्चर भेजे, अगर तुम इंडिया में आके बिना आए बिजनेस करते हो तो हम उसको टैक्सेबल नहीं करार देंगे। लेकिन अगर तुमने अपने कदम, अपनी छवि, अपनी छाया, अपना प्रतिरूप, अपनी फोटोकॉपी इंडिया में भेज दी तो फिर हम तुम्हें टैक्सेबल कर लेंगे। सो बिजनेस इन इंडिया, अगर आप इंडिया में OIPL एस्टैब्लिश करते हो या एजेंट या कोई अपना कोई और अपना रूप यहां इंडिया में प्रेजेंट रखते हो तो वो हो जाएगा बिजनेस इन इंडिया। और अगर आप करते हो बिजनेस इन इंडिया इट विल बी टैक्सेबल अंडर द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप करते हो बिजनेस विद इंडिया, अगर आप करते हो बिजनेस विद इंडिया मतलब आप हो बाहरी, इंडिया में नहीं हो भाई, आप बाहर रह के ही अपना बिजनेस करते हो इंडिया के कुछ कस्टमर्स के साथ, और इंडिया में आपका बिल्कुल भी फुटप्रिंट नहीं है, आपने कदम इंडिया में नहीं रखा है, तो फिर भाई ये वाला जो इनकम है ये हो जाएगी नॉन टैक्सेबल, ये टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सो 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, 2 डिफरेंट एनाटॉमीज। क्या है? बिजनेस इन इंडिया वर्सेस बिजनेस विद इंडिया। ऑरेकल यूएस कॉर्पोरेशन को समझ में आ गई बात कि आसान चीज नहीं है इंडिया के टैक्स को इवेड करना। अगर इंडिया की सरजमी को छुआ, अगर इंडिया के अंदर आके बिजनेस किया, अगर बिजनेस इन इंडिया हो गया तो टैक्स पे करना इनएविटेबल है, टैक्स को पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई। ऑरेकल सिस्टम्स यूएस ने कहा अगर कुछ भी जतन कर लो टैक्स नहीं बचेगा तो क्यों ना एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, एक प्रॉपर कंपनी खोल ली जाए इंडिया में।
हाँ भाई हाँ, प्रॉपर कंपनी खोल लो इंडिया में। प्रॉपर कंपनी का नाम है OIPL, ऑरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी खोल लो प्रॉपर इंडिया में, उसकी जितनी भी इनकम होगी वो 30% के रेट पे, या जो भी स्लैब या जो भी कंपनीज पे रेट लगेगा उस पे वो टैक्सेबल होगी वो वाली इनकम, और टैक्स पे करो, अपना बिजनेस करो, जो बचा हुआ हो वो बाहर ले जाओ इंडिया से। सिंपल एज दैट। देखो भाई, सिंपल एज दैट बोलना तो आसान, लेकिन बिजनेसमैन का जो दिमाग होता है वो कीड़े की तरह होता है, जो चलता रहता है अपने पैसे बचाने के लिए। तो ऑल द ऑरेकल यूएस ने ये बात ठान ली कि ठीक है, मैं कंपनी एस्टैब्लिश करूंगा इंडिया में और मुझे टेंशन नहीं है, अगर मुझे टैक्स भी पे करना पड़े कोई बात नहीं, मैं टैक्स पे कर दूंगा, लेकिन मैं प्रॉपर कंपनी के फॉर्म में ही टैक्स पे करूंगा। ये बात जानने के बावजूद ऑरेकल सिस्टम्स यूएस का दिमाग चल रहा है कैसे 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 टैक्स बचाया जाए, जो इंडियन कंपनी कमा रही है उस वाली कमाई में से टैक्स थोड़ा बहुत बचाया जाए। कैसे बचाया जाए? बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका प्रॉफिट शिफ्टिंग। जो प्रॉफिट OIPL जनरेट कर रहा है उस पे OIPL 30% का टैक्स रेट पे करेगा। अगर वो प्रॉफिट किसी तरह ऑरेकल यूएस को शिफ्ट कर दिया जाए तो उस प्रॉफिट पे 15% का टैक्स रेट पे होगा। यहां पर आप 15% का बेनिफिट कर सकते हो अगर आपने OIPL, ऑरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया टू ऑरेकल यूएस कॉर्पोरेशन। अगर ये प्रॉफिट की शिफ्टिंग हो गई तो तरीका पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी है। इनकम, इसे एक और नाम देते हैं इनकम इरोजन। इनकम आपने खत्म कर दी, इनकम आपने इरोड कर दी, किसकी? OIPL की, क्योंकि ये हाई टैक्स वाली इनकम थी। अगर आपने इनकम खत्म कर दी, अगर आपने इनकम इरोड कर दी और ये यूएस की कंपनी में इनकम ऐड हो गई तो भाई हमारा काम बन जाएगा। तो बस अब ऑरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन दिमाग लगा रहा है मैं कैसे प्रॉफिट को शिफ्ट करूं फ्रॉम अ हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन टू अ लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन से लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, ये दिमाग लगा रहा है। कौन दिमाग लगा रहा है? दिमाग लगा रहा है ऑरेकल सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तरीका है भाई, देखना क्या तरीका है टैक्स को बचाने का, और इसी तरीके को कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है भाई, मैं दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर बनाने जा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूएस ऑरेकल का, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिया वाले ऑरेकल का। तो ऑरेकल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो एंटिटीज का मैं आपके सामने बना रहा हूं, एक तो यूएस वाली एंटिटी, एक इंडिया वाली एंटिटी। अब ये दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना तो यूएस वाली एंटिटी अपना बिजनेस कर रही है तो इसके अपने कुछ इनकम्स होंगे, इसके अपने कुछ खर्चे होंगे, और नेट प्रॉफिट यूएस वाली एंटिटी का आएगा, जिस पे यूएस वाली एंटिटी अपने बाहर टैक्स पे करेगी। सिमिलरली इंडिया वाली एंटिटी के कुछ खर्चे होंगे, इंडिया वाली एंटिटी के कुछ इनकम्स होंगे, जिसपे इंडिया वाली एंटिटी अपना बिजनेस करेगी और इंडिया वाली एंटिटी अपना टैक्स पे करेगी। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस इन दोनों के बीच में भी हों। हां सर, बिल्कुल हो सकता है। मैं तुम्हें देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल। अरे भाई, ऑरेकल इंक जो मालिक है ऑरेकल सॉफ्टवेयर की, जिसके पास कॉपीराइट है ऑरेकल के सॉफ्टवेयर को यूज करने का, जिसके पास कॉपीराइट है ऑरेकल के सॉफ्टवेयर को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का, सीडी में राइट करने का और जनता में बांटने का, वो कंपनी है ऑरेकल यूएस। ऑरेकल यूएस जब ये वाला राइट किसी भी और को देगी तो क्या बदले में कुछ लेगी? हां जी हां सर, ऑरेकल यूएस बदले में लेगी रॉयल्टी। ऑरेकल यूएस ने ऑरेकल इंडिया को क्या दिया? राइट टू यूज करने का राइट। ऑरेकल इंक ने ऑरेकल इंडिया को दिया राइट टू यूज करने का राइट। बदले में ऑरेकल इंडिया ने ऑरेकल यूएस को क्या दिया? ऑरेकल इंडिया ने ऑरेकल यूएस को दिया रॉयल्टी। ऑरेकल यूएस ने ऑरेकल इंडिया को दिया राइट टू यूज, ऑरेकल इंडिया ने ऑरेकल यूएस को दिया रॉयल्टी फॉर गिविंग द राइट टू यूज। अब देखना, जब रॉयल्टी ऑरेकल इंडिया ने ऑरेकल यूएस को दी तो ये रॉयल्टी ऑब्वियसली OIPL मतलब इंडिया के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे की तरह नजर आ रही होगी, और यूएस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम की तरह नजर आ रही होगी। मैं ना ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहां पर मैं डेबिट साइड पे भाई लिख देता हूं रॉयल्टी 1 करोड़ रुपए की, यहां के इनकम साइड पे लिख देता हूं रॉयल्टी 1 करोड़ रुपए की। तो यूएस को इस रॉयल्टी पे 1 करोड़ रुपए पे टैक्स पे करना है 15%, और OIPL को इसका खर्चा डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे मान लो OIPL की इनकम है 10 करोड़, तो 1 करोड़ रुपए माइनस करके 9 करोड़ रुपए पे OIPL को टैक्स देना पड़ेगा।
मतलब ओआईपीएल के लिए तो ये फायदे का सौदा है। रॉयल्टी 1 करोड़ रुपए की फायदे का सौदा है ओआईपीएल के लिए, क्योंकि ओआईपीएल का टैक्स कम होगा। और ऑरेकल यूएस इस पे टैक्स पे करेगी 15% के रेट पे। हाँ जी हाँ सर, 15% के रेट पे। तो 30% का टैक्स बचा यहां पर ऑरेकल इंडिया के हाथ में, और जो टैक्स पे हुआ यूएस में जाके वो हुआ 15%। सर इस ट्रांजैक्शन में तो बड़ा फायदा दिख रहा है। क्या भाई, क्या क्या फायदा दिख रहा है तुमको इस ट्रांजैक्शन में? सर ये फायदा दिख रहा है कि खर्चा अगर इंडिया बुक्स में ज्यादा से ज्यादा कर दिया जाए तो इंडिया में टैक्स की होगी बचत, जो कि होगी ज्यादा, 30% टैक्स है जो बच जाएगा। और वो खर्चा अगर यूएस की बुक्स में शिफ्ट कर दिया जाए इनकम की तरह, वो यूएस की बुक्स में और ज्यादा शिफ्ट कर दिया जाए, तो इन यूएस में जो इनकम पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स, वो पे करना पड़ेगा कम, 15%। अच्छा, तुम्हारे शैतानी दिमाग में एक चालाकी सूझ रही है। हां सर, हमारे शैतानी दिमाग में एक चालाकी सूझ रही है। सर आपसदारी की तो बात है, आपसदारी की। यूएस कंपनी की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ही तो है ऑरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, 100% शेयर्स ऑफ ऑरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आर हेल्ड बाय ऑरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन। 100% फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है ओआईपीएल ऑफ ऑरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन। हां भाई हां, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है ऑरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन की। क्या? ऑरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी जो फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है ऑरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस ऑरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रॉफिट्स पे किसका हक है? ऑब्वियसली ऑरेकल यूएस का ही हक है, ऑरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन का ही हक है। तो ऑरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन एक दिन ऑरेकल इंडिया के पास आया और ऑरेकल इंडिया से बोला, सुनो ऑरेकल इंडिया, तुम 1 करोड़ रुपए की रॉयल्टी पे कर रहे हो। ऑरेकल इंडिया ने कहा हाँ भैया, मैं 1 करोड़ रुपए की रॉयल्टी पे कर रहा हूं, और आई एम श्योर मेरे साइज की जो और ऑरेकल्स होंगी, जैसे ऑरेकल पाकिस्तान, ऑरेकल मलेशिया, साउथ एशियन कंट्रीज में जितनी भी होंगी, ऑरेकल चाइना, ऑरेकल जापान, तो जितनी भी ऑरेकल कंट्रीज होंगी वो सब 1-1 करोड़ का अमूमन टैक्स पे करी होंगी अप्रोक्सीमेटली। ऑरेकल यूएस ने कहा हाँ भैया, हमने फिक्स्ड रेट ग्लोबली डिटरमाइन करे हुए हैं। ये जो हमारी रॉयल्टी का रेट है वो सॉफ्टवेयर की यूनिकनेस की वजह से है, बहुत ज्यादा यूनिक सॉफ्टवेयर है हमारा, इस वजह से हमने ग्लोबली रेट्स फिक्स करे हुए हैं 1 करोड़ रुपए। ऑरेकल इंडिया ने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू पे 1 करोड़ रुपीस। ऑरेकल यूएस ने कहा हाँ ऑब्वियसली तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखना अगली बात ऑरेकल यूएस ने क्या कही ऑरेकल इंडिया से। ऑरेकल यूएस ने ऑरेकल इंडिया से कहा, सुनो अगले साल से तुम्हारा जो रॉयल्टी का अमाउंट तुम्हें पे करना पड़ेगा वो 1 करोड़ नहीं, वो होगा 10 करोड़। ऑरेकल इंडिया को लगा झटका, जोर का झटका। ऑरेकल इंडिया ने कहा 10 करोड़? क्यों भाई क्यों? क्या आप ग्लोबली अपने रॉयल्टी के रेट्स बढ़ा रहे हो? ऑरेकल यूएस ने कहा नहीं नहीं, ग्लोबली नहीं बढ़ा रहे। ये जो स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। ऑरेकल इंडिया, दिस इज जस्ट फॉर यू। ऑरेकल इंडिया एकदम घबरा गया। ऑरेकल ने कहा ये क्या हुआ भाई, 10 करोड़ रुपए आप सडनली हमसे 9 करोड़ रुपए फालतू क्यों चार्ज कर रहे हो? समझो, आपका भी तो 10 करोड़ रुपए का इनकम बढ़ जाएगा अगर आप मेरे से 10 करोड़ रुपए चार्ज करोगे। तो सुनो यूएस वालों, आपका भी तो इनकम 9 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा। यूएस ने कहा यही तो हम चाहते हैं। हम लोग इंडिया में खर्चा ज्यादा बुक करना चाहते हैं ताकि इंडिया में प्रॉफिट बहुत कम रहे, और जो 30% टैक्स है वो बहुत कम प्रॉफिट पे लगेगा, तो टैक्स कम लगेगा, और हम सारा का सारा प्रॉफिट यूएस ले जाना चाहते हैं ताकि यूएस में जो प्रॉफिट लगे, प्रॉफिट पे टैक्स लगे, वो सिर्फ और सिर्फ 15% का लगे और हमारा हो जाए फायदा। अगर ये 9 करोड़ रुपए मैं इंडिया में छोड़ दूंगा तो इस पे जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो होगा 9 करोड़ पे 30%, 2.7 करोड़। 2.7 करोड़ अगर मैंने ये प्रॉफिट इंडिया में छोड़ दिया। देखो 1 करोड़ रुपए का तो खर्चा ऑलरेडी इंडिया में मिल ही रहा था, मैं उसको टेकन इनटू कंसिडरेशन नहीं कर रहा। मैं वो आर्टिफिशियल खर्चा जो फालतू में लोड किया गया है इंडिया की तरफ, 9 करोड़ रुपए, मैं इस समय उस पर गौर कर रहा हूं। तो ऑरेकल यूएस कहती है कि अरे भाई तुम्हें 9 करोड़ रुपए पे 2.7 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो 9 करोड़ से ज्यादा होगा अगर मैंने ये लोडिंग तुम्हारे यहां नहीं करी, और अगर वो 9 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ तो तुम्हें टैक्स कितना बियर करना पड़ेगा? टैक्स बियर करना पड़ेगा 2.7 करोड़ रुपीस। और अगर ये प्रॉफिट चला गया यूएस तो 9 करोड़ रुपीस पे कितना परसेंटेज टैक्स लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 15% टैक्स लगेगा। 15% मींस इसका आधा कर लो, आधा 1.35 करोड़। 1.35
1.35 करोड़। अगर ये 9 करोड़ रुपए यूएस चला गया तो इस 9 करोड़ रुपए पे जो टैक्स देना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 1.35 करोड़। तो एज अ ग्रुप अपने आप को, ऑरेकल यूएस देखो ऑरेकल इंडिया को समझा रहा है, अपने आप को अलग मत समझो हमसे, हम तुम्हारे ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। अगर हमें अलग समझोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, अलग मत समझो हमें, हम तुम्हारे ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। ग्रुप के मेंबर होने की वजह से अगर एट अ ग्रुप लेवल देखा जाए तो 1,35,00,000 रुपए का हो जाएगा बेनिफिट टैक्स के रिस्पेक्ट में। भारत सरकार जहां पर प्रॉफिट डिजर्व करती थी, टैक्स डिजर्व करती थी 2.7 करोड़ 9 करोड़ पे, अब वो 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लेगी और यूएस की सरकार हमसे 1.35 करोड़ का टैक्स लेगी। तो बेनिफिट होगा भाई, हमारा टैक्स अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा कम। इसे बोलते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग। आप प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम अ हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन टू अ लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। सिमिलरली अगर और कोई इनकम होगी जो इंडिया की बुक्स में आ रही होगी, यूएस कोशिश करेगा उस बुक्स को उस प्रॉफिट को अपनी बुक्स में लाने के लिए। ही विल ट्राई टू शिफ्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडियन बुक्स टू द फॉरेन बुक्स। शिफ्ट करने की कोशिश करी जाएगी, जहां भी टैक्स रेट होगा बहुत ज्यादा कम वहां पर प्रॉफिट्स को शिफ्ट करने की कोशिश करी जाएगी। इस शिफ्टिंग के चलते भारत सरकार को हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान। सारी एमएनसी, जितनी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, बड़ी बड़ी कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इंडिया से बिजनेस कर रही हैं, इंडिया में आके बिजनेस कर रही हैं, वो सब अपने खर्चों को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगी। अरे भाई, बढ़ा चढ़ा के दिखाने में उनका क्या लॉस है? एक जेब से पैसा निकाल रही है, दूसरी जेब में रख रही है, और पेरेंट कंपनी भी अपनी, सब्सिडरी कंपनी भी अपनी, ग्रुप की बात है, आपसदारी की बात है, चाहे पैसा उसकी जेब में रहे चाहे उसकी जेब में रहे, क्या फर्क पड़ता है? तुम यहां पर 9 करोड़ रुपए इंडिया की जेब से निकाल के यूएस की जेब में रख रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो सेम पर्सन है, सेम पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है, हर चीज दोनों का कॉमन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यह है 1,35,00,000 रुपए का टैक्स बच जाएगा एट अ ग्रुप लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, दिस पर्टिकुलर इनकम रॉयल्टी। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो जहां पर भी लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन होता है वहां पर प्रॉफिट को ज्यादा रखने में भलाई है, ज्यादा रखने में बेनिफिट है। जब ऐसा प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है तब प्रॉफिट शिफ्टिंग की वजह से सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और उस नुकसान को उबरने के लिए, उस नुकसान को रिक्यूपरेट करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशंस इजाद में लाए गए हैं। अब ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशंस क्या बोलेंगे, आओ जरा मैं तुम्हें बता देता हूं। तो भाई, ऑरेकल इंडिया की बुक में जो खर्चा आ रहा होगा रॉयल्टी का वो होगा 10 करोड़ रुपए। ऑरेकल यूएस की बुक में जो इनकम आ रही होगी, इनकम, वो होगी 10 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स ऑफिसर, जो इंडिया का इनकम टैक्स ऑफिसर होगा, वो ऑरेकल इंडिया की बुक्स को देखेगा। देखने के बाद कहेगा, अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम्हारा एक बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है जिसने ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे प्रॉफिट्स को निल कर दिया है, जीरो कर दिया, सारे प्रॉफिट तुम्हारे खत्म हो गए हैं। 10 करोड़ का तो तुमने रॉयल्टी का खर्चा बुक कर लिया है। क्या कभी ऐसा होता है, कोई आदमी ऐसा बिजनेस करता है क्या कि वो अपना सारा का सारा इनकम रॉयल्टी की तरह दे दे और अपने पास कुछ भी ना रहे? क्या ऐसा कभी होता है? तो ये जो 10 करोड़ रुपए है, हमें तो ये भाई गड़बड़ लग रहा है। ऑरेकल इंडिया ने कहा, अरे मैं बैंक ट्रांसफर दिखा देता हूं, गड़बड़ लग रहा है, देखो बैंक ट्रांसफर एक्चुअली में पैसे गए हैं, देखो इनवॉइस जनरेट हुआ, इनवॉइस खर्चे का इनवॉइस है, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल है, अप्रूव होकर पैसा गया है। ऑरेकल यूएस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रही है, वहां पर टैक्स पे कर रही है। तुम्हें क्या हर्जा है? इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोलती हैं हर्जा है। इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोलती हैं हमने ऑरेकल जापान से संपर्क किया, हमने ऑरेकल कोरिया से संपर्क किया, हमने ऑरेकल पाकिस्तान से संपर्क किया, सबने हमें कॉमन फिगर दी कि रॉयल्टी जो पे हो रही है इस साइज के बिजनेस के लिए वो पे हो रही है 1 करोड़ रुपए। और सुनो इंडियन कंपनी, जो तुम रॉयल्टी पे कर रहे हो वो पे कर रहे हो 10 करोड़ रुपए। ये नाजायज है, ये ठीक नहीं है, ये नाजायज है। तुम एक्सेसिव खर्चा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ किस लिए? ताकि तुम्हारा टैक्स बच सके। ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, जिसकी वजह से तुम एक्सेसिव खर्चा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ऑरेकल को लग गया डर, ऑरेकल को लगा हाँ भाई समझदार है, टैक्स ऑफिसर समझदार है, तो वो ये हरकत करना लाजमी था उसका। तो अब वो कहता है चलो भाई अब बताओ टैक्स ऑफिसर, बताओ पेमेंट तो चली गई है 10 करोड़ रुपए की, किसको? यूएस को। बिल भी बन गया है, बुक्स में एंट्री भी हो गई है, अब तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर 9 करोड़ रुपए के खर्चे को कर देगा डिसअलाउ।
ये खर्चा अलाउबल नहीं है, तुम्हारी इनकम को 9 करोड़ रुपए से बढ़ा देगा। एक्सेसिव खर्चा तुमने क्लेम किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस चीज को कह के वो तुम्हारे प्रॉफिट्स को बढ़ा देगा, और जैसे वो तुम्हारे प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा वैसे तुम्हारा इनकम टैक्स हो जाएगा ज्यादा। ये करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर। सर ये किन रेगुलेशंस के अंडर करेगा? ये करेगा ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस। ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस, इन रेगुलेशंस के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा, अरे भाई सुनो, ये जो ट्रांजैक्शन तुमने अपने कनेक्टेड बंदे से करी है, क्योंकि देखो कनेक्टेड हो ना तुम दोनों, अगर तुम दोनों थर्ड पार्टी होते, सपोज ऑरेकल इंडिया ट्रांजैक्शन कर रहा है एचपी से, ह्यूलेट पैकर्ड, तो मेरे को आपत्ति नहीं थी भाई, कोई थर्ड पार्टी से तुम पैसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं और मैं अपने भाई से कोई सामान खरीद रहा हूं, मेरे भाई की दुकान है और मैं भाई से मोबाइल खरीद रहा हूं, मैं भाई को कह सकता हूं, डांटूंगा, मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, एक डंडा मारूंगा, कहूंगा नहीं ये मोबाइल मुझे इतने का ही दे, कम प्राइस का दे वाला मोबाइल मुझे, मैं उस पर इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। लेकिन अगर यही काम मैं गफ्फार मार्केट में जाके, करोल बाग में जाके या कनॉट प्लेस में जाके किसी भी मोबाइल शॉप में करूं तो मुझे उल्टा डंडे पड़ जाएंगे। तो प्राइसेस can be manipulated only where there is some relationship between the parties. Therefore, only when there is relationship between the parties, only then transfer pricing regulations are attracted. अगर यही ट्रांजैक्शन हुई होती थर्ड पार्टी के साथ तो असेसिंग ऑफिसर उंगली नहीं उठा सकता था। फिर असेसिंग ऑफिसर बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता था कि भाई ये तुमने ज्यादा पे कर दिया है, मैं इसको डिसअलाउ कर रहा हूं, इतना ज्यादा पे नहीं होना चाहिए था। फिर असेसिंग ऑफिसर ये चीज नहीं कह सकता। तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ किन लोगों के बीच में लग सकते हैं? वो लग सकते हैं एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में। एसोसिएट मतलब जो जिनका कोई संबंध है, जिनका कोई रिश्ता है आपस में, जो किसी तरह से कनेक्टेड हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एनी काइंड ऑफ कनेक्शन, एनी काइंड ऑफ लव, एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर ईच अदर, that enterprise, those two enterprises are known as associated enterprises. So net, what is transfer pricing? Transfer pricing is to determine the true value of a transaction. To determine the true value of the transaction, जिसका टेक्निकल नेम दिया हुआ है आर्म्स लेंथ प्राइस। तो देखो ट्रांसफर प्राइस क्या है? ट्रांसफर प्राइस जिस पे एक्चुअली ट्रांसफर हुआ है वो है 10 करोड़ रुपए, लेकिन इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? आर्म्स लेंथ प्राइस कितना है? आर्म्स लेंथ मतलब अगर आप आर्म्स लेंथ पे किसी से खड़े होते, मतलब थर्ड पार्टी होता, आपका रिलेशनशिप नहीं होता और आप एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे होते आर्म्स लेंथ प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आप कितने रुपए पे करते? आप पे करते 1 करोड़ रुपीज। सो व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग इज नथिंग बट computing the arm's length price of an international transaction which has happened between two associated enterprises. Transfer pricing is determining the arm's length price of an international transaction which has taken place between two associated enterprises. This is known as transfer pricing. ट्रांसफर प्राइसिंग का जरूरत क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग का नीड क्या है? कहां से एमिनेट हो रहा है? भाई एमिनेट हो रहा है इनकम इरोजन या प्रॉफिट शिफ्टिंग से। प्रॉफिट जब आप शिफ्ट करते हो फ्रॉम वन ज्यूरिसडिक्शन टू अनदर ज्यूरिसडिक्शन जस्ट टू इवेड टैक्स, उसे बोलते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग। और उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है ट्रांसफर प्राइसिंग। आप ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू प्रॉफिट शिफ्टिंग को टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट कर्ब कर सकते हो। अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं और आपको एक और कंसेप्ट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सीएम में, फाइनल में एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्सेप्ट का नाम सुनना, कॉन्सेप्ट का नाम है बेस इरोजन। प्रॉफिट शिफ्टिंग एक कॉन्सेप्ट, बेस इरोजन दूसरा कॉन्सेप्ट। अब सुनना, ये बेस इरोजन किसको कहते हैं? भाई ऑरेकल यूएस 15% के टैक्स रेट में एलिजिबल है। ऑरेकल यूएस के पास कॉपीराइट है किसका? कॉपीराइट है ऑरेकल के सॉफ्टवेयर को कॉपी करने का, ऑरेकल के सॉफ्टवेयर को यूज करने का, कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का। ये राइट किसके पास है? ऑरेकल यूएस के पास ये राइट है। और वो ये राइट ऑरेकल इंडिया को, ऑरेकल चाइना को, ऑरेकल यूके को, सबको बांटता रहता है, उसके बदले में रॉयल्टी इकट्ठी करता रहता है। राइट किसके पास है? ऑरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन के पास ये वाला राइट है। कॉपीराइट किसके नाम है? ऑरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन के पास ये वाला कॉपीराइट है। ठीक है सर, अब सुनना जरा, एक और एंटिटी है भाई। ये एंटिटी ना इंडिया में है ना यूएस में है, ये एंटिटी है नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स एक और कंट्री है जिसमें ये वाली एंटिटी है। तो यूएस में एंटिटी है ऑरेकल इंक, इंडिया में एंटिटी है ऑरेकल इंडिया, नेदरलैंड्स में एंटिटी है ऑरेकल नेदरलैंड्स।
ऑरेकल नेदरलैंड्स एक एंटिटी है ऑरेकल में। समझना इस एंटिटी का गठन क्यों हुआ है। इस एंटिटी के अंदर ऑरेकल सिस्टम्स कॉरपोरेशन ने अपने सारे के सारे कॉपीराइट रख रखे हैं। तो जो कॉपीराइट का मालिक है ना, वो इस वाली एंटिटी को बनाया हुआ है, ऑरेकल नेदरलैंड्स को बनाया हुआ है। क्यों ऑरेकल नेदरलैंड्स को क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि ऑरेकल नेदरलैंड्स में रॉयल्टी का रेट टैक्स का सिर्फ और सिर्फ 5% है, 15% से भी कम। तो ऑरेकल यूएस अगर रॉयल्टी लेगा किसी और कंट्री से, टैक्स लगेगा 15%। ऑरेकल नेदरलैंड्स लेगा किसी कंट्री से रॉयल्टी, तो टैक्स लगेगा 5%। तो ऑरेकल यूएस ने क्या किया, समझदारी करी, अपने जो कॉपीराइट्स है वो एक ऐसी लोकेशन में रखे जहां पर टैक्स रेट बहुत 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 कम हो, और अब अपनी सारी सब्सिडरी से बोल दिया कि आप रॉयल्टी जो पे करोगे वो पे करोगे ऑरेकल नेदरलैंड्स को, मेरे को नहीं, ऑरेकल यूएस को नहीं। है सब एक ही बात। अरे सारे ग्रुप की चीजें हैं, एक जेब से पैसा निकाल रहे हो दूसरे में रख रहे हो, ऐसा है। सारे एक ग्रुप के ही एंटिटीज हैं, सारे एक ग्रुप के ही फंक्शनैलिटीज हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टैक्स अवॉइड करने के लिए अपना बेस शिफ्ट कर दिया यूएस कंपनी ने टू नेदरलैंड्स, जो उसके बिजनेस का बेस है। क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिजनेस का बेस क्या है? कॉपीराइट, कॉपीराइटेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो बेस है सॉफ्टवेयर के बिजनेस का। उस बेस को ही शिफ्ट करके कहां रख दिया? उस बेस को शिफ्ट करके रख दिया एक ऐसी जुरिसडिक्शन में जहां टैक्स का रेट होगा सिर्फ और सिर्फ 5%। और इस टैक्स के रेट पे, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 5%, इस टैक्स के रेट पे टैक्स पे करना शुरू कर दिया है किसने? ऑरेकल नेदरलैंड्स ने। अगेन कितने परसेंटेज टैक्स की बचत हो गई? सर यहां 15% पे कर रहे थे, 10% और टैक्स की बचत हो गई। तो व्हाट डू यू मीन बाय बेस इरोजन? जैसे प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब था टू शिफ्ट योर प्रॉफिट टू अ लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन, बेस इरोजन का क्या मतलब है? बेस इरोजन का मतलब है टू शिफ्ट योर वैल्यूएबल intangible assets, intellectual property and your valuable assets to a location where the tax rate is low. अगर आप अपने बेस को शिफ्ट कर देते हो, अपने एसेट्स को कहीं और शिफ्ट कर देते हो एक ऐसे जुरिसडिक्शन में जहां टैक्स रेट है लो, उसे बोलते हैं बेस इरोजन। तो या तो आप इनकम को इरोड कर सकते हो, जैसे इंडिया से आप इनकम हटा दो, प्रॉफिट शिफ्ट कर लो, इनकम को इरोड कर लो। इरोड मतलब खत्म कर देना। इंडिया में आपने प्रॉफिट को बिल्कुल खत्म कर दिया, सारे खर्चे बढ़ा चढ़ा के दिखा दिए, और खर्चों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने से इनकम जो इंडिया की थी वो बच गई, इंडिया की इनकम बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं हुई। सारी की सारी इनकम कहां शिफ्ट हो गई? ऑरेकल यूएस में शिफ्ट हो गई सारी की सारी इनकम, और वो जो यूएस में शिफ्ट हुई ऑरेकल की सारी इनकम, वो इनकम अब यूएस में टैक्स होगी। तो प्रॉफिट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम ऑरेकल इंडिया टू ऑरेकल यूएस। दिस इज नोन एज प्रॉफिट शिफ्टिंग और इनकम इरोजन। इनकम आपकी हो गई इरोड। दूसरा टेक्निक बेस इरोजन। आपने अपने एसेट्स, आपने अपने वैल्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर के चीजें, आपने अपने वैल्यूएबल आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपने अपने वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, लाइक कोई भी कॉपीराइट है आपके पास, आपके लोगोज हैं, आपके मार्केटिंग प्रोडक्ट हैं, सब आपने एक ऐसे जुरिसडिक्शन में ट्रांसफर कर दिए जहां टैक्स रेट है कम। तो अब जो भी रॉयल्टी आएगी उस पर भी टैक्स रेट लगेगा कम। दिस इज नोन एज बेस इरोजन। सो प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड बेस इरोजन, दीज आर टू टेक्निक्स ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। एंड इन दोनों में से एक टेक्निक को कर्व करने के लिए, प्रॉफिट शिफ्टिंग को कर्व करने के लिए, इनकम इरोजन को कर्व करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन इजाद में आए, सेक्शन 92 इजाद में आया।